देखो बेटा, तो हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जैसे हमारे दो पार्ट्स हैं, एक है माइक्रोस्कोप और एक है टेलीस्कोप। मगर हम ये पार्ट पे जाने से पहले कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखो, एक ह्यूमन आई अगर देखा जाए, जैसे फॉर एग्जांपल कहाँ से कहाँ तक देख सकता है इजीली, तो अगर मैं बोलूँ कि ठीक है, अगर मैं एक ह्यूमन आई के हिसाब से बात करूँ तो ऑब्जेक्ट तो अगर इन्फिनिटी पे भी रहा तो उसको देख लेगा। हालांकि एकदम क्लैरिटी नज़र नहीं आएगी उसकी, मगर वो दिख जाता है। एक पहाड़ है, बहुत दूर है, दिख जाता है ना। किसी फ़ोन का टावर है, वो बहुत दूर है, बट वो दिख जाता है वहाँ पे। एकदम क्लैरिटी से नज़र तो नहीं आता, मगर वो फिर भी नज़र आ जाता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो आपको वो भी ऑब्जेक्ट नज़र आ जाता है। ओके, और अब मैं बोलूँगा सबसे जो नियरेस्ट पॉइंट जिसमें वो बिना आंखों पे तान आए, बिना आंखों पे प्रेशर आए, जो देख सकता है वो कोई ऑब्जेक्ट को, तो वो है 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, है ना। अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं 25 सेंटीमीटर की दूरी से थोड़ा नज़दीक लेकर आता हूँ, 25 सेंटीमीटर की दूरी से मैं नज़दीक लेकर आता हूँ ऐसा, तो अब मेरे आंखों पे प्रेशर आना चालू हो जाएगा। अब जैसे इसमें अब मैं अगर देख रहा हूँ, मुझे पूरा हाथ अच्छे से नज़र आ रहा है ना, सारी जो लाइंस है वो सब है, सब क्लियरली नज़र आ रही है। मगर जैसे ही मैं ये ऐसा ला के उसको देखने की कोशिश करूँगा तो मेरे को सिर्फ इतना पोर्शन तो शायद थोड़ा ठीक से नज़र आ रहा होगा, और वो भी मेरे आंखों पे प्रेशर आ रहा होगा। एक बोलते हैं ना, गंदी आदत होती है, अक्सर हम लोग ऐसा यूँ बैठ के यूँ पढ़ते हैं, तो घर पे डांट पड़ती होंगी, है ना, वालिदैन डांटते हैं, ये ऐसा मत पढ़ो करके, सीधा बैठ के पढ़ो, है ना, क्योंकि भाई आंखें ख़राब हो जाएंगी करके। टीवी में अक्सर हम लोग जाते हुए देखते हैं, जैसा टीवी एग्जैक्ट उसके सामने खड़े होकर देख रहे हैं हम लोग एग्जैक्ट, तो ये अक्सर बच्चे भी करते हैं बहुत ज़्यादा हो, तो वो भी एक बहुत गलत होता है। आंखों पे लगातार उस पर प्रेशर आता है और उससे सीलियरी मसल्स पूरे वीक हो जाते हैं। तो जो भी है, हम लोग ये देखते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा नज़दीक आने से आंखों पे प्रेशर, चीज़ें ठीक से नज़र नहीं आती। हाँ, मगर अगर वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी गई है तो एक नॉर्मल ऐसा विजन वाला पॉइंट है कि जहाँ पर आप चीज़ को अच्छे से देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर जो आपका नॉर्मल जो डिस्टेंस आपको 25 सेंटीमीटर दिया गया है, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को आप क्या कहते हैं? डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या रखते हैं हम लोग इसको? डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आई बात समझ में आपको? अब अच्छा ठीक है, चलो मान लिया कोई भी चीज़ हमें छोटी और बड़ी क्यों नज़र आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ दिस इज अ ह्यूमन आई, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और वही साइज का ऑब्जेक्ट आपके लिए ये यहाँ पर भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत कुछ कम ज़्यादा हुआ होगा, मगर दोनों ऑब्जेक्ट का साइज सेम है। पहले ये आंखों के नज़दीक था, अब ये आंखों से दूर है। अब जाहिर बात है, ये जब नज़दीक था तो वो हमें बड़ा नज़र आएगा, और जब वो दूर जाएगा तो छोटा नज़र आएगा, है ना। कोई बिल्डिंग है, आपको आप देख रहे, अच्छा अरे हाँ ये वो अपने दुबई चले गए मान लो अपन, है ना, सक्सेस पार्टी के लिए चले गए अपन दुबई, चलो भाई सबका सिलेक्शन हो गया भाई, चलो सक्सेस पार्टी इन दुबई, है ना, और सब लोग है ना मेरे को लेके जा रहे साथ में। नहीं, मैं नहीं ले गया चलो इंशाल्लाह, है ना, चलो ठीक है चले गए। अब उसमें ये हुआ कि चलो गए हम लोग, तो भाई दूर से देख रहे, तो वो बुर्ज खलीफा जो भी है उसको देख रहे दूर से, अरे हाँ अच्छा है, यू अपन यूँ देख के ऐसा बोल देते। और जब भाई यहाँ से नज़दीक होकर देखें तो ऐसा देखना पड़ेगा उसको, है ना। तो आप खुद देखो भैया कि भाई आप देख इतना बड़ा, अरे बाप रे यहाँ पे, और जब दूर से देख इतना सा तो नज़र आ रहा हो, आपके हाइट का अंदाज़ा हो नहीं पाता। तो कोई भी चीज़ छोटी और बड़ी क्यों नज़र आती है? क्योंकि उसका एंगल हमारे आँखों पे कितना बन रहा है, वो बात मायने रखती है। जब वो नज़दीक था तो एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, ये देखो θ1 है ना, और जब वो दूर है तो एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट θ2। तो देखो आप देख सकते हैं कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2, है ना, θ1 इज ग्रेटर देन θ2। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि भैया अच्छा कोई भी चीज़ छोटी और बड़ी क्यों नज़र आती है ना, उसका एंगल ऑफ सब्सटेंशन, एंगल ऑफ सब्सटेंशन आपका छोटा या बड़ा होता है। तो अगर मान लो कोई चीज़ छोटी है और मुझे उसको बड़ा साइज में देखना है, कोई चीज़ छोटी है और मुझे उसको बड़ी साइज में देखना है, तो मुझे क्या करना चाहिए उसको, है ना, उसका एंगल ऑफ सब्सटेंशन बढ़ा देना चाहिए, है ना।
तो इस वजह से क्या होगा भैया, है ना, आपको वो चीज़ बड़ी नज़र आने लग जाएगी, है ना। तो अब हम लोग कहेंगे कि भाई ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या है? मैग्नीफाइंग पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या है? तो वो है आएगा एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट distance of distinct vision to the angle subtended by the object. I think it's tan of angle of incidence and tan of angle of ठीक है। तो आपका ये आएगा एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। अब अगर ऐसा है कि कोई चीज़ छोटी है तो मैं क्या करूँगा, उसका सिर्फ एंगल ऑफ सब्सटेंशन बढ़ा दूंगा, और अगर एंगल ऑफ सब्सटेंशन बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ मुझे बड़ी नजर है। ऑन दैट बेसिस चलो हम लोग वर्किंग स्टडी करते हैं हमारे माइक्रोस्कोप का। ये नोट कर लो। हाँ, और एक और पॉइंट बता दूं मैं आपको, जो सबसे नज़दीक पॉइंट जहां पर आपको ऑब्जेक्ट क्लियर नज़र आता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप क्या कहते हैं, नियर पॉइंट। और इन्फिनिटी का जहां पर ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ जाता है, भले क्लियर नहीं मगर नज़र तो आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फार पॉइंट। लिखो एक मिनट, ये लिख लो। तो अब उस समय देखो हम लोग बेसिक पार्ट तो समझ में आ गया, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज। जनरली इसको मैं बीटा से इंडिकेट करूंगा, इसको अल्फा से इंडिकेट करता हूं। तो अब अगर मैं जाता हूं आपके कॉन्सेप्ट पे, जैसा सिंपल माइक्रोस्कोप है मेरे पास, पहला मुझे इसको माइक्रोस्कोप है जिसका अंदर पहला पार्ट आता है सिंपल माइक्रोस्कोप का। तो सबसे पहला हमको जो स्टडी करना है दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप किसको बोलते हैं अपन? जो सादा जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है इसको कहा जाता है सिंपल माइक्रोस्कोप। नहीं तो लाएंगे वो सारा, वो कॉलेज में हमने देखे थे, वो क्लास में हमने स्कूल में देखे थे, वो माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। रे नहीं रे भैया, है ना, कुछ सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं होता, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। सादा जो मैग्नीफाइंग ग्लास जो अपन खेलते हैं ना, वो कहलाता है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। अब देखो भाई, सिंपल सी बात है। अब यहाँ से एक रे ऑफ लाइट जाएगी, फिर वो जाएगी फोकस पे से, और फिर एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। फोकस थोड़ा दूर ले लेता हूँ मैं। तो ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया है, फोकस के अंदर रखा है, फोकल लेंथ के अंदर रखा है। तो एक रे ऑफ लाइट जाएगी ऑप्टिकल सेंटर पे से बिना किसी डेविएशन के, और दूसरी रे ऑफ लाइट आपकी इस तरह से जा रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि आगे जाके ऑन द अदर साइड ऑफ द फोकस से पास होगी। अब इसको अगर मैं बैक ट्रेस कर लेता हूँ, ओके, तो अगर बैक ट्रेस कर लेता हूँ तो इमेज का फॉर्मेशन मान लो इधर हो रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज ए बी, इमेज इज ए डैश बी डैश। जैसे कि मैंने कहा था, हमको क्लियरली कहाँ नज़र आता है, नज़दीक में, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में। तो मैं ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करके ऐसा सेट करता हूँ कि इमेज का जो फॉर्मेशन हो वो कहाँ हो, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हो। इमेज का फॉर्मेशन क्या हो, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हो। आई बात समझ में? ठीक है, चलो माना। अब देखो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट आ रही है, मान लो इसने एंगल कितना बनाया है, अल्फ़ा, है ना। अगर मैं यहाँ पर अपनी आइज़ रखता जैसा, तो ये मेरी आइज़ के साथ भी, जैसा देखो एक रे ऑफ लाइट यहाँ से भी जाएगी ऐसा, तो अगर मैं अपनी आँखों को इस तरफ रखता तो वो मेरी आँखों के साथ भी एंगल कितना बनाता, अल्फ़ा, ठीक है। अब ये क्या है अल्फ़ा, तो दिस इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पे tan ऑफ अल्फ़ा
इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश अपॉन सॉरी डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दैट इज डी। आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं ए बी अपॉन यू, क्योंकि यही लाइन यहां से भी जा रही है, ऑब्जेक्ट की प्रेजेंट पोजीशन से भी जा रही है, ऑब्जेक्ट की प्रेजेंट पोजीशन से भी जा रही है, और ये क्या कहलाएगा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ए बी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, और ये tan ऑफ अल्फा। ओके चलो मान लिया। और अगर समझो अल्फा इज स्मॉल, अल्फा इज स्मॉल, तो अल्फा इज इक्वल्स टू सिर्फ आप क्या लिख सकते, ए डैश बी डैश, पूरा लिख लेता हूँ मैं, ए डैश बी डैश अपॉन डी एंड दैट इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन यू। चलो ठीक है मान लिया। अब ऐसा है कि ये हो गया अल्फा, अब बीटा, ये तो एंगल सबटेंडेड बाय द, सॉरी बीटा होना था, ये इमेज बीटा से दिया ना मैंने, सॉरी दिस इज बीटा, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज बीटा है ना, नहीं बीटा है ना, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, अच्छा हाँ ये भी बदलना पड़ेगा, tan ऑफ बीटा बोलना पड़ेगा फिर, इफ बीटा इज स्मॉल, मैंने असल में वो बीटा इमेज के लिए लिया ना, हाँ तो बीटा बीटा है ना, हाँ तो ये बराबर है ना अभी, हाँ ये तो सेम ही चल रहा है, देखो लाइन सीधी जा रही ना, तो ये तो सीधी लाइन जा रही, ये भी सीधी लाइन जा रही, ये तो एंगल सेम ही बनेगा ना दोनों को। हाँ अब क्या है, देखो आपने क्या लिखा हुआ है कि व्हेन द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, मुझे यहाँ पर भी लिखना चाहिए था एट DDV, एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जैसे इमेज का लिखा ना मैंने एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो मुझे वहाँ पर भी लिखना चाहिए था। मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज करो मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ चुना, यहाँ के बजाय यहाँ चुना मैंने, कि भाई ऑब्जेक्ट क्योंकि अब कैसा है, मैग्नीफाइंग पावर देखना है, देखो तुम नज़दीक रखोगे आंखों में तो बड़ा दिखेगा ना। बात क्या चल रही है कि इमेज को मैंने बताया डिस्टिंक्ट, और कहाँ बनाया मैंने इमेज को, कहाँ बनाया मैंने, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, और मैं देख रही हूँ बड़ी इमेज नजर आ रही है ना। अगर ये ऑब्जेक्ट यही होता, देखो आंखों के नज़दीक लाएंगे तो बहुत ही बड़ा दिखेगा, वो तो एक छोटी सुई भी इमारत जैसी नजर आएंगी ना, आंखों के नज़दीक लाएंगे तो। बात ये हो रही कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ के बजाय यहाँ होता तो क्या होता, तो तब ये एंगल कितना बनाता, तो तब ये एंगल कितना बनाता, अल्फा, तब ये एंगल कितना बनाता, अल्फा। तो फिर मैं लिखता tan ऑफ अल्फा क्या होता, तो अब आप बोलते सर ये ए बी होता, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, अपॉन डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके भाई मान लिया। फिर आगे क्या, इफ अल्फा इज स्मॉल, अब अगर अल्फा जो है स्मॉल है तो क्या हुआ, तो अगर अल्फा इज स्मॉल तो मैं बोलूँगा अल्फा इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं, जस्ट ए बी अपॉन डी, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा ठीक है चलो मान लिया। फिर मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या है यार, मैग्नीफाइंग पावर का तो हम लोग जानते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट ऑब्जेक्ट, सॉरी डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब बीटा बाय अल्फा है, tan बीटा बाय tan अल्फा, बीटा बाय अल्फा दोनों में से लेना सकते। ठीक है चलो आगे क्या, फिर बीटा का वैल्यू क्या है, तो बोले वो तो ए बी अपॉन यू है, इसका वैल्यू क्या है, तो बोले वो तो ए बी अपॉन डी है, तो फिर मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, डी बाय यू। तो भैया ये मेरे पास फॉर्मूला आया मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आई बात समझ में आपको। हालांकि ये डेरिवेशन का हमें कोई इतना खास इस्तेमाल नहीं है, हाँ बेसिक का चाहिए था तो मैं बेसिक का ले लिया, मैं आगे जो बड़े बड़े आएंगे उसके अंदर मैं अवॉइड करूँगा उसको, जो टेलीस्कोप वेलीस्कोप का मैं डायरेक्ट उसके बस थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट बताकर उसके डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ जाएंगे मैं। तो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे अपन इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, बोले कैसा है ना, अपन जानते हैं कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो अगर मैंने क्या किया, u की जगह ये यहाँ पर दूसरी कुछ वैल्यू डाल दिया, इसकी उठा के डाला, तो मैं इस मैग्नीफाइंग पावर को एक और फॉर्मूला लिख सकता हूँ 1 + d/f, एक और फॉर्मूला बन के आता है 1 + d/f। क्या चीज़, सॉरी अच्छा हो या दिला, मैं बार बार गड़बड़ करता है जैसे कि अगर मैंने क्या करा, -1/u को उधर लेके चले गया, f को इधर ला लिया, फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई वो सब करके देख लिया, तो भैया ये वैल्यू बनेगी आपकी है ना मैग्नीफाइंग पावर की एक और है ना। तो ये जो इमेज का फॉर्मेशन क्या हुआ है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। एक और पॉसिबिलिटी है
कि आप इमेज को एक और जगह बना सकते हैं। देखो ये जो इमेज का हुआ है वो कहाँ मैग्नीफाइंग पावर कहाँ बना है अपने डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो एक और पॉसिबिलिटी ये है कि इमेज का फॉर्मेशन हुआ है इन्फिनिटी पे। मतलब क्या हुआ कि आपने क्या करे, ऑब्जेक्ट को एग्जैक्ट फोकस पे लाके रख दिए। अगर तुमने ऑब्जेक्ट को एग्जैक्ट फोकस पे लाके रख दिए तो तुमको मालूम है कि भाई रे ऑफ लाइट कैसी आती है, पैरेलल, है ना। तो अब देखो ये सिचुएशन में फिर ये कहाँ तक, ये तो इन्फिनिटी तक जाने ही वाला है ऐसा। तो ये इमेज का फॉर्मेशन मान लो, मैं थोड़ी देर के लिए मान रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए वर्चुअल इमेज की तरह देख रहा हूँ उसको। तो मैं बोलूँगा देखो इमेज का मुझे, मैं ऐसा देखूँगा तो इमेज मुझे ऐसा नज़र आएगा पीछे की तरफ। तो अब अगर सपोज करो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस चीज़ के बराबर हो जा रहा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा जो इस बार है एफ फोकल लेंथ के बराबर हो जा रहा। तो अब अगर मैं मैग्नीफाइंग पावर का जो बेसिक फॉर्मूला देखूंगा, है ना, अगर इमेज का फॉर्मेशन इज एट इन्फिनिटी तो मैग्नीफाइंग पावर एट इन्फिनिटी इसका फॉर्मूला हो जाएगा d बाय एफ। ये क्या हो जाएगा फिर d बाय एफ, है ना। तो ये मेरे पास, मुझे एक बार चेक कर लेने दो, आई एम गेटिंग इट रॉन्ग। एंड मैग्नीफाइंग पावर लेंस एट इन्फिनिटी d बाय एफ। आया समझ में आपको ये? ठीक है, तो नोट कर लीजिए ये चीज़ें। ये सिंपल माइक्रोस्कोप का था। अब आएगा हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं, यहाँ पर दो लेंसेस होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है आईपीस। एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है आईपीस, सच दैट ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ इज लेस देन आईपीस फोकल लेंथ। ये याद रखना भैया, आईपीस का फोकल लेंथ ज़्यादा होता है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कम होता है। वही टेलीस्कोप में उल्टा होता है। यहाँ इमेज का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, कौन सा कैसा फॉर्मेशन कर रहा है वो गौर से देखो। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि मान लो ये ऑब्जेक्टिव छोटा फोकल लेंथ वाला है, एफओ एफओ, और फिर ये थोड़ा सा ये क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट आपका ए बी यहाँ रहेगा, ए बी लेंस के करीब है, मगर ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अगर लेंस की जानकारी आपको अच्छी है तो आपको पता चलेगा कि ये जो इमेज बनाता है ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। तो रे ऑफ लाइट जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पे से। दूसरी रे ऑफ लाइट जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से बिना किसी डेविएशन के, और फिर देखो यहाँ पे इसने बनाया ए डैश बी डैश, है ना। ये हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो इमेज बनी है, अब ये जो इमेज बनी है ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है। और मैं अगर इसका मैग्नीफिकेशन लेना चाहूँ, मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव अगर मैं लेना चाहूँ तो मैं देखो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस UO और ये आपका VO, इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो फिर मैं कहूँगा ठीक है, मैग्नीफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, VO अपॉन UO। ठीक है, अब ऐसा है फिर आईपीस, आईपीस को हम आगे पीछे सेट करते हैं। हम ऐसा सेट करते हैं कि ये जो इमेज का फॉर्मेशन करेगा, अब जैसे कि मान लो कि अब यहाँ से इस तरह से ये कितना था, तो यहाँ पर ये हमारा अबे गया, अराउंड यहाँ पर आईपीस का फोकस है। अरे मैंने इसका बनाया ही नहीं अभी तक तो मैं ठीक है। तो देखो ये ऑप्टिकल सेंटर, ये आईपीस का फोकस, ये आईपीस का फोकस, क्योंकि ये फोकस तो ऑब्जेक्टिव का था। ठीक है, अब क्या होगा, फिर वही रूल फॉलो होगा जो पहले हुआ था। एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी बिना किसी डेविएशन के पास हो जाएगी, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस को, फिर रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पे से जाएगी,
फिर मैं क्या करूँगा, इसको पीछे की तरफ ट्रेस करूँगा। तो फिर मैंने इसको पीछे की तरफ ट्रेस किया, करा 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 करा, फिर ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, और अब मैं देखता हूँ कि फाइनल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बना है A डबल डैश B डबल डैश, सॉरी B डबल डैश। ये छोटा सा ऑब्जेक्ट था, देखो इमेज कितना बड़ा आया है ना। और हम लोग यहाँ से इसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे, यहाँ से इसको देख रहे होंगे। अब ऐसा है कि अब अगर मैं बोलूँ अच्छा ठीक है ये कौन था, ये तो बोले कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आईपीस था। आईपीस का मैग्नीफाइंग पावर क्या है? ये आईपीस जो है ना, ये बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा। और ये हम लोग आगे पीछे सेट करते हैं इमेज को इस हिसाब से कि ये इमेज कहाँ बने, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, ताकि मुझे अच्छे से नज़र आए, वो ठीक से नज़दीक और क्लियर कट नज़र आए। तो बोले फिर इसका वो क्या रहेगा अपना मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस? तो बोले यार D/U होता है उसका, D/UE करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसका, फ्रॉम आईपीस। क्योंकि इसका हमने कहा ना कि भैया ये आईपीस एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा, और UE बोले तो फिर ये हो गया आपका UE। ओके चलो भाई मान लिया। तो फिर मैं बोलूँगा ओके, फिर बोल मैग्नीफाइंग पावर क्या रहेगा इसका? देखो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाई बाय मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस, और फिर ये लिखा जाएगा VO/UO मल्टीप्लाई बाय D/UE। जब आपका इमेज कहाँ बन रहा है, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, है ना। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये जब इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। अच्छा ठीक है, मान लिया। और अगर इमेज का इसी को फिर एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं अपन, जैसे आपको याद है D/UE को अपन क्या लिखे थे, 1 + D/F। तो मैग्नीफाइंग पावर एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना, इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, VO/UO 1 + D/FE। आया समझ में आपको? तो ये डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। अच्छा ठीक है, फिर मैग्नीफाइंग पावर एट इन्फिनिटी क्या रहेगा फिर इसका? तो बोले VO/UO, ये इसका तो कुछ लेना देना नहीं है ना, बस इसका है कि अब वो हो जाएगा D/FE, है ना। ऑब्जेक्ट को आपको फोकस पे रखना पड़ता है, मतलब आपको ऐसा एडजस्ट करना पड़ेगा उस वक्त कि ये जो FE और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम हो जाए, तो D/FE। आया समझ में? चलो नोट करो ये। अब 9.8.2 जो हमारा पार्ट है टेलीस्कोप का। टेलीस्कोप में हम लोग दो टाइप के टेलीस्कोप देखेंगे, एक रहेगा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और एक रहेगा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। एक क्या रहेगा आपका रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और दूसरा रहेगा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अब देखो हमको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का तो सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में उसको नहीं जाना है, थोड़ा बहुत डिटेल में हमको रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ना है। और उसमें भी 2-3 टाइप के आते हैं, एक कॉन्केव लेंस वाला आता है रिफ्रैक्ट, जैसा कि हमारी जो इमेज का फॉर्मेशन होता है ना यहाँ पे इन्वर्टेड आता, तो उसकी वजह से कुछ अलग अलग टाइप के टेलीस्कोप्स आते हैं। कुछ क्रोमेटिक एबेरेशन, स्फेरिकल एबेरेशन, ये ऐसे डिफेक्ट्स को निकालने के लिए उसके अंदर कुछ अलग अलग टाइप के और मतलब कॉन्केव लेंस लगा दिया जाता है आईपीस में। मगर हमको उतना लंबा चौड़ा नहीं जाना है, जैसे रेफरेंस बुक्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत अलग अलग टाइप के टेलीस्कोप दिए हुए हैं, है ना। बट स्टिक टू द एनसीईआरटी में सिर्फ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एक टाइप का दिया हुआ है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप एक टाइप का दिया हुआ है, वही आपको आना है, उसी पे फोकस होकर काम करना है आपको, ठीक है। आपकी इवन यहाँ तक बता दूँ कि एनसीईआरटी के अंदर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर एट इन्फिनिटी वाला सिर्फ उतना ही दिया हुआ है, मैग्नीफिकेशन पावर एट इन्फिनिटी क्या होगी बस उतना ही दिया हुआ है। बट फिर भी हम लोग उसका फॉर्मूला लिख लेंगे डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का। अब देखो क्या है यहाँ पर कि मान लो कि ये आपका एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है जिसका ये जो लेंस आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस की खासियत ये होती है कि इसका
फोकल लेंथ आईपीस के फोकल लेंथ से ज़्यादा होता है। जैसे कि मैंने कहा था, इसका मामला उल्टा रहता है। अगर मान लो ऑब्जेक्ट बहुत इन्फिनिटी पे है, ऑफ कोर्स वहाँ से जो रेज ऑफ लाइट आएगी एकदम पैरेलल आएगी। तो एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट मैं इमेजिन कर रहा हूँ जो इस तरफ आ रही है, और जैसे कि इसका हैबिट होता है वो एक इमेज का फॉर्मेशन करता है। कहाँ पे? फोकस पे से। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का फोकस है मान लो, और उसने यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन किया ए डैश बी डैश। ये रे ऑफ लाइट बहुत दूर से किसी ऑब्जेक्ट से आया था ए बी। आप रेज ऑफ लाइट को ऐसा भी लेकर आ सकते हो या रेज ऑफ लाइट को आप ऐसा भी लेकर आ सकते हो, डजेंट मैटर। कई सारी किताबों में ये ऐसा दिया रहेगा आपको, एक ही बात होती है, एक ही होता है बात, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो अगर सपोज करो मैं अगर एनसीईआरटी को फॉलो करूं और शायद आप चीज़ें आप समझ जाए कि मैंने आईपीस को आगे पीछे सरकाया और मैंने ऐसा एडजस्ट किया कि भैया ये जो है, जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आईपीस के फोकल लेंथ के बराबर हो जाए, है ना। अब जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ के बराबर है, आया ना, है कि नहीं। ये ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ के बराबर है, और ये क्या है, ये आईपीस का जो फोकल लेंथ है या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो आईपीस के फोकल लेंथ के बराबर है। मतलब मैंने आईपीस को ऐसा सेट किया कि भैया ये यहाँ पर आ जा रहा, फोकस पे आ जा रहा है, किसके? आईपीस के फोकस पे, और ऑब्जेक्ट का भी फोकस वहीं पर है। सॉरी, फिर से बोलिए आप। आईपीस के लिए मतलब आईपीस के लिए ये ऑब्जेक्ट बनेगा ना, ये ऑब्जेक्ट इधर है, इसने एक इमेज बना लिया, मगर ये इमेज दूसरे लेंस के लिए क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। वो उसको बोलेगा ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट है, मैं इसको मैग्नीफाई करूंगा। तो अब ये इसको मैग्नीफाई करने में बढ़ता है। तो भैया देखो, क्योंकि ये फोकस पे है तो एक रे ऑफ लाइट जाएगी, पहले तो ऑप्टिकल सेंटर पे से जाएगी जो बिना किसी डेविएशन के आगे जाएगी। दूसरी रे ऑफ लाइट जाएगी फोकस पे से जो बिना किसी डेविएशन के वो भी आगे जा रही है, और एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है। और यहाँ से मैं देखूंगा तो यहाँ आपको एक इमेज का फॉर्मेशन नज़र आएगा। वो कहाँ पर नज़र आएगा? इन्फिनिटी पे। इमेज का फॉर्मेशन नज़र आ रहा है कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। तो अब अगर मैं कहूँगा कि अगर मेरी इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एट इन्फिनिटी क्या रहेगा? इट विल बी -FO अपॉन FE। मैं थोड़ा डायरेक्ट आ गया फॉर्मूला पे। इट विल बी -FO अपॉन FE। क्या रहेगा? -FO अपॉन FE, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ अपॉन आईपीस फोकल लेंथ। और मैग्नीफाइंग पावर तो हो गया। अच्छा, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप एट इन्फिनिटी क्या रहेगा? देखो इधर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? FO, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? FE। तो ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ टू द आईपीस फोकल लेंथ। आई बस, हमें इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। मैं बस वो चेक कर रहा था आप में से कौन अवेयर्ड है, चेक कर रहा था, ठीक है। अब इसमें एक सिचुएशन ये आएगी कि मान लो आपका जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हो। मतलब तुमने क्या किया मालूम क्या? ये यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, एक काम करता हूँ। एट अ सेकेंड केस जो मैं बोलूँगा कि देखो भाई ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, ओके, और यहाँ पर मैं देखता हूँ थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए लेंस को, बहुत छोटा हो जाएगा। थोड़ा सा इधर साइड से भी बड़ा, उधर साइड से भी बड़ा, ठीक है। और मैंने देखा कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई है, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है बिना किसी डेविएशन के। दूसरी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई, फिर तीसरी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई, और फिर उसके बाद इसने इमेज का फॉर्मेशन की है एक सर्टेन पॉइंट पे। यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन की है ए डैश बी डैश। याद रखें कि ये जो डिस्टेंस है ये इमेज डिस्टेंस भी है ऑब्जेक्टिव का, साथ ही साथ फोकल लेंथ भी है ऑब्जेक्टिव का। फिर आपने क्या किए? आईपीस को थोड़ा सा आगे सेट किए, है ना। अब देखो, मान लो कि ये आईपीस का फोकल लेंथ है,
ओके, जितना ये यहाँ से है उतना ही मैं यहाँ से भी ले लेता हूँ। तो फिर अब आगे क्या, ये भी आईपीस का फोकल लेंथ है, आईपीस ई। तो फिर भाई ऐसा है कि आईपीस ने क्या करा, फिर बोला देख भाई मेरे लिए तो ये ऑब्जेक्ट है, बोलेगा एक रे ऑफ लाइट जाएगी ऑप्टिकल सेंटर पे से बिना किसी डेविएशन, दूसरी रे ऑफ लाइट जाएगी फोकस पे से और वो इस तरह से पास होगी। हम देख सकते हैं ये डाइवर्जिंग रे है। अगर मैं इसको पीछे 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 खींचूँ, अगर ज़बरदस्ती का ज़्यादा के पीछे खींच रहा हूँ मैं, तो अब अगर देखूँगा तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ होगा, ए डबल डैश बी डबल डैश, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की इमेज का डिस्टेंस कितना रहेगा, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के बराबर, है ना। तो बोले अब क्या रहेगा तुम्हारा मैग्नीफाइंग पावर। तो अब जो मैग्नीफाइंग पावर है जो कि डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बना है, इट विल बी माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई इंटू डी, 1 प्लस एफ ई इंटू डी। अब ये इस तरह से आ जाएगा। और अब मैं बोलूँगा लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या रहेगा फिर। देखो यहाँ से यहाँ तक तो क्या है, एफ ओ है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, तो बोले ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आईपीस के लिए। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ये हो जाएगा एफ ओ प्लस यू ई। आया समझ में। तो ये डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का आप देख सकते हैं। एफ ई इंटू डी कैसा बोल रहे हैं आप, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे क्या, एफ ई इंटू डी, एफ ई प्लस डी। हाँ दिखाऊंगा 2-3 चीज़ें। अब देखो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के साथ एक प्रॉब्लम क्या बताता। अब देखो कोई भी टेलीस्कोप देखो क्या है, छोटी चीज़ को देखने का तो काम में आता नहीं, दूर की चीज़ों को देखने में काम में आता है। कोई भी चीज़ क्लियर कट साफ सुथरी हमको कब नज़र आती है, जब उससे टकरा के ज़्यादा से ज़्यादा रेस मेरी आंखों में एंटर हो सके। तो मुझे जितना ज़्यादा नंबर ऑफ रेस एंटर होंगे मेरी आंखों में, उतना मेरे लिए क्या है, फ़ायदा है कि नहीं। तो अब उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्टिव को बड़े से बड़ा रखता हूँ। देखो मेरी आँख इतनी सी, मेरी तो बहुत ही ज़्यादा छोटी है ना। अब आपकी अगर इमेजिन कर लो कि आपकी अगर आँखें इतनी सी, जिसमें लेंस इतना सा है ना, एक सर्टेन प्लैनेट से आने वाली रोशनी है, रेज ऑफ लाइट है, इसके कितने रेज ऑफ लाइट एंटर होते होंगे इस आंखों में, है ना। बहुत ही माइन्यूट नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट एंटर होते होंगे। अगर मैं अपनी आंखों को बड़ा कर पाता, अब आँख को तो इतनी बड़ी नहीं कर सकता, है ना। तो कोई एक ऐसा गैजेट लेता हूँ मैं जो इतने सारे रेज ऑफ लाइट को कलेक्ट करे, उसकी एक इमेज छोटा सा कॉम्पैक्ट इमेज बना के मेरी आंखों में एंटर करे। तो क्या फ़ायदा होगा, जो मेरी नॉर्मल आइज में जो रेज ऑफ लाइट एंटर हो रही है उसके 100 टाइम्स 1000 टाइम्स हो सकता है ज़्यादा रेज ऑफ लाइट अब मेरे को रिसीव होगी। तो वो चीज़ मुझे और ज़्यादा क्लियर नज़र आएगी। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है। इसीलिए ऑब्जेक्टिव का साइज़ बड़े से बड़ा रखा जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेज ऑफ लाइट ये कैप्चर कर सके। मगर प्रॉब्लम ये है, जब तुम लेंस के ऑब्जेक्टिव का साइज़ बड़ा 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 बनाते हो, ऑटोमेटिकली उसका थिकनेस भी बढ़ता चला जाता है। अब ज़्यादा थिकनेस बढ़ने की वजह से एक प्रॉब्लम ये आता है, ये लाइट का एब्जॉर्प्शन कर लेता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, अरे भैया वो तो उल्टा और धुंधला कर दिया उसने इमेज को। एक प्रॉब्लम ये आ गया। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है, यहाँ पर क्रोमैटिक एबेरेशन नाम का, स्फेरिकल एबेरेशन नाम का एक फिनोमिना होता है, ए डिफेक्ट इन लेंसेज, जो पहले हुआ करता था, सिलेबस में से निकल गया, मैंने तो मैं आपको बताता था। तो क्रोमैटिक एबेरेशन में क्या होता है कि जो आपके रेज ऑफ, जो आपको जो इमेज है वो थोड़ी सी आपको आसपास बाउंड्री पे कलरफुल नजर आती है। मैं बता देता हूँ आपको गूगल में करके, एबेरेशन देखो। अरे मेरे भाई चलना। तो क्रोमैटिक एबेरेशन अगर मैं देखूं तो मुझे क्या है, आप अगर सस्ती दूरबीन लेकर आते हो कहीं से, दुकान से, ऐसी सस्ती रोड साइड से आपने सस्ती दूरबीन खरीदे, तो अब उसमें क्या होता है कि आप देखते हो, जब सामने कोई ऑब्जेक्ट को आप देखते हो तो उसकी बाउंड्री पे आपको हल्का सा कलरफुल पैटर्न जैसा कुछ नज़र आएगा। ये एंड टाइम पे परेशान कर रहा मुझे। हाँ आई थिंक ये इतना ख़ास नहीं है।
ये बकवास साला आईफोन। देखो बेटा, अब जैसे ये पिलर्स है, दिख रहा है आपको? ये विदाउट एबेरेशन है, ये दिख रहा है आपको? इसकी बाउंड्री पे कलरफुल नहीं, रेनबो जैसा नजर आ रहा पूरा, है ना? तो इस तरह के डिफेक्ट को कहा जाता है आपके क्रोमैटिक एबेरेशन। और इसी तरह का एक स्फेरिकल एबेरेशन जैसा भी आता है, जिसमें सेंटर वाली चीज़ तो क्लियर नज़र आती है, मगर बाजू पेरिफेरल चीज़ आपको थोड़ी सी धुंधली नज़र आती है। तो ये अवॉइड करने के लिए हम बोले यार ये जितना मोटा लेंस लेंगे ये प्रॉब्लम और बढ़ती है, तो ये कोई सही नहीं है यार, कुछ और करना चाहिए। हमारा मिशन क्या था? ज़्यादा से ज़्यादा रे ऑफ लाइट कैप्चर करो, आईपीस की तरफ भेजो, और आईपीस से उसकी इमेज को बड़ी करके दिखा देगा आपको। ये हमारा मेन टारगेट था। तो बोले यार वो तो मिरर भी कर सकता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को कैप्चर करके। जैसा उसके लिए क्या कर सकते हैं, एकदम बेसिक टाइप का अगर मैं बोलूँ, सबसे पहला टेलीस्कोप जो आया था न्यूटोनियन टेलीस्कोप आया था। उसने क्या किया था, एक पाइप का इस्तेमाल किए थे उन्होंने, और यहाँ पर एक पैराबोलिक मिरर या स्फेरिकल मिरर लगाए थे, कॉन्केव मिरर। अब इसका डायमीटर जितना ज़्यादा, वो ज़्यादा से ज़्यादा उतनी लाइट को रिसीव करेगा। फिर वो लाइट यहाँ से आती थी, टकरा के वो कुछ इस तरह से आती थी। फिर यहाँ पर आप क्या करते थे, एक छोटा सा एक 45 डिग्री के एंगल पे एक सादा सा प्लेन मिरर रखते थे, छोटा सा। वो क्या करता था, इमेज को रिवर्स करके इधर भेजता था। एग्जैक्ट यहाँ पर हम लोग आईपीस लगाते थे, आईपीस लेंस सॉरी, जो उस इमेज को हमको बड़ी करके बताता था। थोड़ा सा रफ इमेज बन गई वो, तो फिर उसको इमेज को बड़ी करके या मैग्नीफाई करके हमको देता था ये। तो इसने क्या किया, मिरर का इस्तेमाल किया। आई बात समझ में? तो इसको हम लोग कहते थे कि न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप। मगर उसमें ऐसा था कि अगर आप देख रहे तो ऐसा देखना पड़ता था, तो मुश्किल जाती थी। और बहुत सारे टेलीस्कोप डेवलप हुए। उसमें से एक आपके एनसीईआरटी में कैसेग्रेन टाइप का टेलीस्कोप दिया हुआ है, उसमें पाइप जैसा रहता है ऐसा। ओके, यहाँ पर एक पैराबोलिक मिरर या फिर स्फेरिकल मिरर रहेगा। ओके, यहाँ पर भी पेरिफेरल में भी यहाँ पर भी एक मिरर लगा रहता है। तो रेज ऑफ लाइट क्या होती है, यहाँ से इस तरह से आती, यहाँ से टकरा के इधर जाती, फिर इसी तरह ये रेज ऑफ लाइट आएगी, यहाँ से टकरा के इधर जाएगी, फिर ये रेज ऑफ लाइट इधर जाएगी, फिर यहाँ से ऐसी जाएगी, और फिर यहाँ पर लगा होता है एक लेंस। और फिर उसकी इमेज को, अगर मैं इन्फिनिटी वाली इमेज ले रहा हूँ, तो फिर वो इमेज को, सॉरी रेड वाली इमेज को या फिर रेज ऑफ लाइट को पैरेलल करके मेरी आंखों में भेजती है वो, और फिर वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट मेरी आंखों में एंटर होगी, फिर वो रेटिना पे फोकस करके एक इमेज बनाएगी। इसका मेन प्रिंसिपल क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को कैप्चर करके आप क्या करेंगे, यहाँ पर है ना, एक पॉइंट पर जमा करेंगे, है ना। छोटा सा ये हल्का सा डॉट जैसा आता है, जब भी आप देखते हैं ना कोई भी चीज़ को, अगर आप देखते हैं ऐसा बड़ी सी इमेज को आप देखते हैं, तो हल्का सा एक डॉट जैसा आता है बीच में, जो आपको ब्लॉक करता है आपके विजन को, मगर बाकी का पूरा दिख जाता है अच्छे से, है ना। और ये बहुत अच्छा रहता है, ये मैंने खुद बनाया था ये वाला मेरे प्रोजेक्ट में, और ये अच्छा रहता है, मतलब काफ़ी इससे मतलब क्लैरिटी आ जाती है, सामने जो चीज़ें अच्छे नज़र आती हैं, उसमें क्रोमैटिक एबरेशन भी नहीं होता, स्फेरिकल एबरेशन भी नहीं होता, और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बहुत ही कम रेयर होता है। तो एक अच्छा ये होता है ऑप्शन आपके लिए। आया समझ में आपको ये? तो दिस इज इट। ये रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप है। यहाँ मिरर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रहता है। यहाँ जो मिरर है ये ऑब्जेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इतना याद रखो बस। यहाँ मिरर ऑब्जेक्टिव की तरह काम कर रहा है, बाकी फंक्शन जैसे के वैसी है, सारे फॉर्मूले भी जैसे के वैसी है। बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ मिरर ऑब्जेक्टिव का काम कर रहा है। आया समझ में आपको? है ना। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में क्या कौन कौन कर रहा था, ये आई लेंस था, बस यहाँ पर मिरर था। ओके, दिस मच इज इनफ। इसके न्यूमेरिकल्स कल देखेंगे और कल इसको वाइंड अप कर देंगे। ये वाले मिरर्स का ये यहाँ पर, और ये रहता है ना जो, ये ऐसा रहता है वो तकरीबन, मतलब ये साइज़, इसका रेडियस सेम आना चाहिए, थोड़ा सा मतलब कर्वेचर सेम आना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि ऐसे दो पैरेलल मिरर लगे हुए हैं, और फिर यहाँ से काट के ऐसा निकालते हो।